हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि 6 मार्च 2020 को हुआ था। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल का, जो कि 6 मार्च 2020 में हुआ था, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना गाइस, उसको एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट मीन्स आपको नीचे एक वाक्य दिया गया है और आपको उस वाक्य का पैसिव बनाना है। आपको सेंटेंस है, सेंटेंस एक्टिव में है और इस सेंटेंस को हमें किस में बनाना है? पैसिव में, मतलब एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल डेफिनेटली एक तो पूछता ही है। ओके, तो देखते हैं। अ चाइल्ड कुड, मतलब एक बच्चा। अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? एक बच्चा उसकी थ्योरी समझ सका। अ चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, कुड मीन्स सका, और कुड क्या है इसमें? मोडाल वर्ब। जो ये एक्टिव है ना गाइस, ये किसका है? मोडाल वर्ब का। अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी। एक बच्चा उसकी थ्योरी समझ सका। तो आपको याद रखना है, जब भी एक्टिव मोडाल वर्ब का हो, जब एक्टिव में ना सिंगल मोडाल वर्ब आ जाए, जैसे सिंगल है कि नहीं, कुड सिंगल वर्ड है और सिंगल मोडाल वर्ब है, तो कुड का पैसिव किस में बदल जाता है? कुड भी। जब भी आपको COULD कुड दिख जाए, तो कुड जब एक्टिव में आएगा ना गाइस, मैं फिर से बताता हूँ। देखो, जैसे एक्टिव में COULD आ जाए एक्टिव में, तो पैसिव में क्या करना है? कुड भी, COULD। आपको क्या रखना है? एक बात तो याद रखना है, जब एक्टिव में कुड आया है तो पैसिव में कुड भी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि कैन भी है। देखो, पहले वाला ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन, इसमें कैन भी दिया है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें कुड भी दिया है। सेकंड ऑप्शन में कुड भी दिया है कि नहीं? हिज थ्योरी कुड बी अंडरस्टूड बाय अ चाइल्ड, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या आंसर है गाइस? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब एक्टिव में कुड आता है तो पैसिव कुड बी में बदल जाता है। तो कुड बी किस में? केवल ऑप्शन नंबर बी में है। तो सीधे सीधे आप आंसर इजीली करके आ सकते हो। ठीक है, और थर्ड फॉर्म तो आती है पैसिव में, तो थर्ड फॉर्म भी दिए, द थ्योरी कुड बी अंडरस्टूड बाय अ चाइल्ड, मतलब थ्योरी को बच्चे के द्वारा समझा जा सका। एक्टिव में मतलब क्या था गाइस? एक्टिव में था अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी। एक बच्चा उसकी थ्योरी को समझ सका। उसका पैसिव क्या बनेगा? एक बच्चे के द्वारा उसकी थ्योरी को समझा जा सका। इजंट इट? ये बनेगा कि नहीं गाइस? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करते हैं। देखो आंसर देख लो, आंसर भी है ना। देखो, हिज थ्योरी कुड बी अंडरस्टूड बाय अ चाइल्ड। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको नीचे एक ब्लैंक दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, और उसमें अपन को अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। नीचे 4 ऑप्शन है, जो उचित है, जो सबसे सही ऑप्शन है वो फिल करना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या। देखिए, द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट। द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट। तो जो ये ब्लैंक है ना गाइस, इसमें क्या आना चाहिए? तो मैं आपको चारों के मतलब बता देता हूँ। ये 4 ऑप्शन है ना, ABCD। तो एसएससी का एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सभी वर्ड मीनिंग्स आपको आनी चाहिए। मतलब आपको फोकस किस पे करना है? वोकेबलरी पे, वर्ड मीनिंग्स पे।
तो देखो ये डिनाइड है ना गाइस, तो डिनाइड का मीन्स होता है मना करना। क्या होता है? मना। मैं फिर से लिखता हूँ, अच्छे से लिख के बताता हूँ। डिनाइड का मीन्स होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। मतलब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं तो उसको देन डिनाई। तो ये भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो सकता है। देखो इसमें क्या बोला है, द पुअर मैन वॉज डिनाइड, मतलब पुअर मैन को मना कर दिया गया। पुअर मैन को मना कर दिया गया एंट्री टू द रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट में जाने से। मतलब एक पुअर मैन था, उसको मना कर दिया गया, ये हो सकता है। अब ड्राइव, तो ड्राइव का मीन्स क्या होता है? ड्राइव का मीन्स क्या? प्राप्त करना। ड्राइव का मीन्स क्या होता है? ये लिखा ना ड्राइव, तो प्राप्त करना। प्राप्त करना, तो प्राप्त करने का सेंस तो हो नहीं रहा इसमें, ठीक है ना। इसमें कुछ प्राप्त करने का सेंस नहीं है इसमें। मतलब एक पुअर व्यक्ति को प्राप्त किया गया है, एंट्री के लिए कुछ नहीं है। अब डिल्यूडेड मीन्स होता है, डिल्यूडेड मीन्स क्या होता है? भ्रमित करना। किसी को भ्रम में डाल देते हैं ना, मतलब कोई काम करें या नहीं। जैसे इसका मीन्स क्या होता है गाइस? भ्रमित करना। भ्रमित करना, ठीक है ना। मतलब किसी व्यक्ति को भ्रम में डाल देते हैं ना, उसको बोलते हैं डेल्यूटेड। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, जो पुअर व्यक्ति था उसको क्या डाला गया? भ्रमित कर दिया गया कि वो रेस्टोरेंट में एंट्री ले या नहीं। मतलब बुरे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को क्या कर दिया गया? उसको मतलब भ्रमित कर दिया गया। जैसे भ्रमित कर देना, भैया ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है, आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो वो एंट्री लेने में क्या हो गया? भ्रमित हो गया। मतलब गरीब व्यक्ति था, अब वो सोच रहा था रेस्टोरेंट जाऊं कि नहीं, क्योंकि लोगों ने इसको क्या कर दिया? अलग अलग बातें बताई कि भैया इट इज़ वेरी कॉस्टली, यू कांट अफोर्ड, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आंसर होगा डिल्यूटेड। डिवॉइड, अब डिवॉइड का मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ की कमी होना। डिवॉइड का मीन्स क्या होता है? जैसे मैं बोलूँगा ही इज़ डिवॉइड ऑफ नॉलेज, ही इज़ डिवॉइड ऑफ नॉलेज, तो इसका मीन्स क्या होगा गाइस? उसको नॉलेज की कमी है। तो लिख लेना, डिवॉइड का मीन्स होता है कमी। क्या होता है गाइस? कमी। तो मैंने आपको चारों वर्ड मीनिंग्स बता दी, क्योंकि एसएससी ना रिपीट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, तो आप चारों का मतलब लिख लेना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव होते हैं। देखो डिल्यूटेड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा जा रहा है? इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो इसका मीन्स होता है गाइस, नीचे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको क्या ढूंढना है? अगर कोई ग्रामर की गलती है, नीचे एक सेंटेंस है और 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ये बताना है कि भैया जो सेंटेंस है ना, उसमें क्या एरर है, कौन सी मिस्टेक है ग्रामर की, ये बताना है। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, तो इसका मीन्स क्या होता है? हमने बहुत ज़्यादा बात की। लॉन्ग डिस्कशन का मीन्स क्या होता है? किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात करना। तो हमने बहुत ज़्यादा बात की एट अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है ना। मतलब जब हम जैसे कॉफ़ी पीते पीते हमने बहुत अच्छा डिस्कस कर लिया। किसी टॉपिक पे लॉन्ग डिस्कशन होती है ना, तो हमने लॉन्ग डिस्कशन की चाय के दौरान या चाय पर। तो आपको याद रखना है इसमें एट नहीं आएगा। एट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि किसी मुद्दे पर बात करना, उसके लिए आता है ओवर। क्या आता है? ओवर। तो एट अ कॉफ़ी की जगह क्या आना चाहिए पे? ओवर अ कॉफ़ी, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो कोई व्यक्ति थे, उन्होंने क्या बात की? मतलब कॉफ़ी के ऊपर, मतलब कॉफ़ी पी रहे थे, उसी दौरान उन्होंने बात की। समझ में आनी चीज़ें। तो हम किसी व्यक्ति से डिस्कस करते हैं ना, तो खाने पीने की कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए ओवर आता है, ठीक है ना। जैसे शी टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग ओवर डिनर, मतलब डिनर पर उसने मुझे क्या बहुत सारी चीज़ें बताई। समझ में आ रहा है गाइस? तो ये क्या होती है? फ्रेजल वर्ब होती है। इनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो आपको समझ आएगा कौन से सेगमेंट में मिस्टेक है। इस वाले सेगमेंट में है ना, एट अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये वाला सेगमेंट गलत है। यहाँ पे क्या होना था? ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। देखो एट अ कप लिखा है ना, एक गलत आंसर है। अब देखो आपको क्या करना है? गिवन बिलो क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, नीचे आपको 4 जम्बल्ड सेंटेंस दिए गए हैं आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, और आपको नीचे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। पिक द वन
दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। अब आपको चारों में से ना जो चार ऑप्शन है नीचे, और आपको जम्बल्ड क्या है, जम्बल्ड सेंटेंस है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना गाइस, ये क्या होता है, पेरा जम्बलिंग, मतलब पेरा जम्बल्ड क्वेश्चन है। आपको चार सेंटेंस ये जंप कर गए हैं, ये चार सेंटेंस है क्या है, तो ये जंप कर गए और चारों को किस में रखना है, सीक्वेंस में। किस में रखना है, ये ABCD 4 ऑप्शंस हैं, सॉरी 4 सेंटेंस हैं, 4 वाक्य हैं। अब आपको चारों को क्या करना है, सीक्वेंस में रखना है, ये ऑर्डर में रखने हैं। ये चारों जो है डिसऑर्डर में हो गए हैं, तो ऑर्डर में रखेंगे। तो आप जब भी ना पेरा जम्बल सोल्व करोगे, जब भी ना आप पेरा जम्बल सोल्व करोगे, तो आपको जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जब स्टार्टिंग सेंटेंस होगा उसमें या तो कोई नाउन होगा, या तो कोई नाउन होगा गाइस, या किससे चालू होगा, देयर से। किससे चालू होगा, देयर से। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी आप पेरा जम्बल्ड क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो चारों में से आपको देखना है कि कौन से वाक्य में नाउन है या कौन सा वाक्य देयर से चालू हुआ है। तो देखो, अगर कोई वाक्य कंजक्शन से चालू हुए, ठीक है ना, प्रीपोजिशन से चालू हुए, वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन को पहले प्रेफरेंस देना है, फिर देयर को देना है। तो देखते हैं, देखो दीज लॉटरीज। अब देखो जो दीज लॉटरीज है ना, ये क्या है, दीज लॉटरीज बोल रहा है, मतलब कोई लॉटरीज हैं जिसके बारे में पहले बात की गई है, तो ये तो प्रोनाउन है। क्या है, देखो दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट सेल ड्रीम। तो ये लॉटरीज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ऑप्शन नहीं हो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या बोला, नाउन देखना, ल्योर्ड। अब ये जो ये ल्योर्ड बाय है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ल्योर्ड बाय। ल्योर्ड का मीन्स क्या होता है, किसी को ललचाना, किसी को लालच देना। तो ये लालच देने से स्टार्टिंग होगी नहीं ल्योर्ड बाय, क्योंकि ये एक नाउन नहीं है, ये एक वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। वर्ब है कि नहीं, ये दीज लॉटरीज क्या हो गया, ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो करोर्स ऑफ रुपीज़ एंड गोल्ड आर, अब करोर्स ऑफ रुपीज़ एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइस। तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें क्या बोला जा रहा है, मतलब करोड़ों रुपए और सोना ऑफ़र किया जाता है, ये नहीं होगा। तो देखो पीपुल आ गया अपना नाउन, पीपुल नाउन है कि नहीं, तो ये डेफिनेटली जो पेरा जम्बल्ड है ना, ये इससे स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शन नंबर डी रखना है, समझना है क्यों रखना है। देखो अब ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ये क्या है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। पीपुल बाय लॉटरीज, पीपुल बाय लोग खरीदते हैं, पीपुल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट। जो लोग हैं ना लॉटरी खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, इस आशा में खरीदते हैं कि भैया वो रातों रात क्या बन जाएंगे, अमीर। आपको पता ना जो लॉटरी चलती है, अभी तो इंडिया में बैन है, बट इंडिया में पहले लॉटरी चलती थी, तो उसमें लोग क्या लॉटरी खरीदते थे। अब क्यों खरीदते हैं लोग, कि भैया वो रातों रात क्या हो जाएंगे, बिना मेहनत के अमीर हो जाएंगे। तो ये तो डी तो आना ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। अब देखो दीज लॉटरीज, पहले लॉटरीज के बारे में बात की गई थी, देखो लॉटरीज। अब लॉटरीज के बारे में आगे बात करें तो डी और ए का पेयर बन सकता है कि नहीं। देखो पहले तो बोला लोग लॉटरी खरीदते हैं कि वो आशा करते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएंगे। उसके बाद क्या है, दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। वो जो लॉटरीज है ना, वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो होती है ना स्टेट, राज्य, जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकारें, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज करती है कि नहीं। तो डी और ए का बिल्कुल सही हो गया कॉम्बिनेशन। तो पहले तो हम डी ए देख लेते हैं, डी और ए किसी में है क्या। अब ऑप्शन देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया, डी और ए का पेयर बन रहा है जो फर्स्ट। तो देख लेते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन आ गए, DACB, ये बिल्कुल सही होगा। आगे कि नहीं, देखो DA अपन ने बना लिया था, तो DACB आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, DB भी नहीं बनना, तो देखो DACB आंसर भी यही है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ना बता देता हूँ, इसका सेंस बता देता हूँ। मैंने डी और ए का सेंस तो बता दिया, अब सी का बता देता हूँ। क्या आंसर था अपना, DACB था कि नहीं, तो डी का बता दिया मैंने, मतलब ए का बता दिया। अब जो लोग क्या करते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कि वो रातों रात अमीर बन जाए, ठीक है। उसके बाद जो ये लॉटरी होती है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। करोर्स ऑफ रुपीज़,
एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइस। इसमें क्या किया जाता है, करोड़ों रुपए और सोना ऑफर किया जाता है एज प्राइस, मतलब प्राइस के रूप में। ल्योड, ल्योड मीन्स क्या, ललचा जाते हैं लोग। जैसे कोई बोलेगा आपको करोड़पति बन जाओगे, 10 रुपये की लॉटरी खरीद लो, तो ललचा जाएंगे कि नहीं। लोड बाय द मिलियंस ऑफ पुअर पीपुल, जो करोड़ों लोग हैं गरीब, वो क्या हो जाते हैं, इससे ललचा जाते हैं, लालच कर लेते हैं। वेस्ट द मनी, और वो क्या कर देते हैं, अपना जो पैसा होता है वो गवा देते हैं, ठीक है ना। वेस्ट हार्ड अर्न मनी, जो उन्होंने मुश्किल से पैसा कमाया है उसको गवा देते हैं, ठीक है। तो ये पैरा जम्बल्ड क्या अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है, मतलब आपको सेंटेंस की फीलिंग समझनी होती है। अगर आप सेंटेंस की फीलिंग समझ जाओगे ना, तो पैरा जम्बल्ड के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटो का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एंटो और सेनो, मतलब एंटोनियम और सेनोनियम्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे एक सेंटेंस है, सॉरी एक वर्ड है, क्या ये ना एक शब्द है, वर्ड मीनिंग से। अब आपको इसका क्या बताना है, एंटोनियम। क्या बताना है, एंटोनियम। तो मैंने आपको पहले फिकल का मीन्स बता दूँ। फिकल का मीन्स क्या होता है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, मूव, मतलब जिसको हटाया जा सकता है। मूवेबल, जो मूवेबल होता है उसको बोलते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, मूवेबल। मूवेबल मतलब जिसको मूव किया जा सकता है, ठीक है ना, मतलब जो इधर से उधर हो सकता है उसको बोलते हैं फिकल, मूवेबल। अब जो इधर से उधर होने को बोलते हैं मूवेबल, तो उसका क्या होगा, स्टेबल होगा कि नहीं। ये देखो, मूवेबल का उल्टा क्या होगा, स्टेबल, जो एक स्थान पे रहता है। फिकल मीन्स इधर से उधर करने वाला, बदलने वाला, ठीक है ना, जिसको चेंजेबल भी हो सकते हो। फिकल का मीन्स कहता है चेंजेबल या मूवेबल। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एंटो क्या होगा, स्टेबल, जो एक स्थान पे रहे। अब ये ना ये सबटल, क्या लिखा है, सटल, इसको सटल भी बोलते हैं, बी साइलेंट होता है। जो ये सटल लिखा है ना, तो सटल का मीन्स कहता है बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंस, किसी चीज़ में बहुत कम डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं सटल। बोलते हैं ना, देयर इज़ सटल डिफरेंस, देयर इज़ सटल डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू, मतलब आप और मुझ में क्या है, बहुत ना के बराबर डिफरेंट है, ठीक है। अब क्राफ्टी का मीन्स क्या होता है, क्राफ्टी का मीन्स होता है चतुर, क्या होता है, चतुर, ठीक है। और स्टेबल मैंने बता दिया। फ्लाइटली मीन्स क्या होता है, फ्लाइटली तो क्या होता है, जल्दी से होता है ना, जो फ्लाइट होती है ना, फ्लाइट, उसी से होना फ्लाइटली, मतलब तेज़ी से, गति में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम। अब जो ईडम है ना, ईडम, ये क्वेश्चन ईडम का जरूर पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, मतलब मुहावरे का क्वेश्चन, ठीक है। अब मुहावरा क्या है, पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन, इसका सही मतलब बताना है, एग्जैक्ट मतलब बताना है। ईडम से मुहावरा है, इसका सही मतलब क्या होगा मैं बता देता हूँ। क्या होगा, व्हाट ट्रिक समवन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पुल अ फास्ट वन का मीन्स क्या था, किसी को मतलब फंसा लेना, मतलब इसका मीन्स कहता है पुल अ फास्ट वन मीन्स कहता है किसी एक व्यक्ति को फंसा लेना। तो फंसाने को लेना ट्रिक समवन, ठीक है ना, मतलब किसी व्यक्ति को अपने जाल में ले लेना, ठीक है। अब जो बिलीव समवन ईजिली, तो इसका मीन्स क्या होता है, आसानी से विश्वास कर लेना, तो इसका तो मीन्स क्या होता ही नहीं है, तो होता है गुलीबल। इसका मीन्स क्या होता है, गुलीबल, ये नहीं होगा। गुलीबल होता है सीधे साधे, जो आसानी से विश्वास कर लेते हैं, उसका मीन्स होता है गुलीबल, वो इसमें सेंस नहीं है। प्रोग्रेस फास्ट, इसका मीन्स होता है तेज़ी से करना, प्रोग्रेस नहीं है। तो आंसर क्या है, व्हाट ट्रिक समवन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और टेक क्विक एक्शन, तो टेक क्विक एक्शन का मीन्स क्या होता है, तेज़ी से एक्शन लेना, ये भी नहीं है गाइस। तो गाइस आपको सबके मतलब लिखते रहना है। अब जो ये सेंटेंस है ना, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आपको एक पैसेज दिया गया है और पैसेज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं। एक लार्ज पैसेज है, कम से कम 5 क्वेश्चन होंगे। जो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और आपको फिल करने हैं। आपको ब्लैंक दिए गए थे, बोलेगा इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, मतलब नीचे आपको पैसेज दिया गया है, उसमें से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन। अब आपको क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है जो नीचे अल्टरनेटिव दिए गए हैं उसके थ्रू। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, और आपको ना जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको फिल करना है। अब इसके लिए ना मैं अपनी वीडियो को थोड़ा हटा दूंगा। अभी मैं ये जो विजुअल है ना, मेरा जो वेब कैम है, जो वेब कैमरा है उसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर मैं वापस बैक टू द स्क्वायर, मतलब वापस आपके पास आऊँगा, ठीक है। तो बैक देखो, अब ये पैसेज है, ये पैसेज किस पर बेस्ड है, आगरा। किस पर बेस्ड है, आगरा, मतलब आगरा। तो देखो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, आपको केयरफुली सुनना है, ठीक है। देखिए, आगरास मार्बल, आपको पता ना आगरास मार्बल, तो इसका मीन्स का जो आगरा का जो मार्बल है, मार्बल मीन्स ये होता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ स्टोन। मार्बल क्या होता है, एक सफ़ेद पत्थर होता है, जैसे इधर आपने ताजमहल देखा है, उसमें जैसे मार्बल लगे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आगरास मार्बल, जो आगरा के मार्बल्स हैं वो क्या है, मार्बलस हैं, मतलब मार्बल हैं। मार्बल का मीन्स क्या होता है, बहुत अच्छी, आश्चर्यचकित करने वाला। जो आगरा का जो मार्बल है ना, जो पत्थर हैं वो क्या है, हमको आश्चर्यचकित कर देते कि नहीं। हैज़ सच एन ओवरवेलमिंग प्रेजेंस, अब ये उनका प्रेजेंस, उपस्थिति। जो आगरा का मार्बल है ना, जैसे ताजमहल है उसमें जो मार्बल लगा है, या कोई भी फोर्ट है, जैसे वहाँ पे रेड फोर्ट भी है, जो भी मार्बल लगे हैं उसमें, वो क्या बहुत आश्चर्यचकित करने वाले हैं। और वो ओवरवेलमिंग प्रेजेंस, उनका प्रेजेंस कैसा है कि हम उसमें खो जाते हैं। ओवरवेलमिंग का मीन्स क्या होता है, बहुत अच्छे से स्वागत करना या किसी में खो जाना, ठीक है। डैश अदर मोनूमेंट्स इन द टाउन हैव बीन, अब देखो जो आगरा का जो मार्बल है वो क्या है, बहुत अच्छा है, मतलब जिसमें हर व्यक्ति डूब जाता है। किसकी अपेक्षा में, अदर मोनूमेंट्स मीन्स क्या होता है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उसको मोनूमेंट्स बोलते हैं। तो जितने भी भारत में ना हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उससे लुभावना क्या है, सबसे लुभावना क्या है, आगरास मार्बल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंपेरेटिव डिग्री, क्योंकि आगरा की मार्बल्स की तुलना की जा रही है दूसरे माउंटेन से। तो यहाँ पे वैसे देन आना चाहिए, तो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या आएगा, देखो ऑप्शन क्या है फर्स्ट में, ए में देखो इफ़ तो आएगा नहीं, बट भी नहीं आएगा, डेट भी नहीं आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, देन। जो फर्स्ट ब्लैंक है ना गाइस, उसमें क्या आएगा, देन, क्योंकि आगरा के मार्बल्स की दूसरे से तुलना की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया देन अपना, ठीक है ना। अदर मोनूमेंट इन द टाउन हैव बीन रेलीगेटेड। अब रेलीगेटेड वर्ड है ना गाइस, इसका मीन्स क्या होता है, किसी को ना अंडरस्टिमेट करना, किसी को कम आंकना। तो जो आगरा का मार्बल है ना, मतलब द ताजमहल भी हो सकता है, द रेड फोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि आगरा में दोनों हैं, ठीक है ना। लाल किला भी है, अभी आगे पता चलेगा। तो जो आगरा में मार्बल है वो क्या है, दूसरे जो मोनूमेंट्स हैं उनसे बहुत अच्छा है। और जो दूसरे टाउन में दूसरी चीज़ें हैं उनको क्या किया गया है, अंडरस्टिमेट। रेलीगेटेड के संग हमेशा आपको याद रखना है टू आता है। जब भी आपको रेलीगेटेड वर्ड मीनिंग्स मिल जाए तो इसके संग कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू, फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है। तो आप लिख लेना, रेलीगेटेड ओब्लिवियन मीन्स क्या आता है, भुला देना। जब भी आगरा के मार्बल्स की बात आती है तो उनको क्या किया जाता है, अंडरस्टिमेट किया जाता है, रेलीगेटेड किया जाता है और उनको भुला दिया जाता है दूसरी चीज़ों को। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसका आंसर आएगा टू। जो ब्लैंक नंबर सेकंड है उसमें टू आएगा, ऑन नहीं आएगा, विथ नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने दो ब्लैंक सोल्व कर लिए। टाउन हैव बीन रेलीगेटेड टू ओब्लिवियन अमंग सच, अब देखो अमंग इसके बीच में, अमंग सच 60 ओल्ड मोनूमेंट्स। अब देखो वहाँ पे कितने आगरा में, जो 60 ओल्ड मोनूमेंट्स हैं, मतलब जिसको विशेषता नहीं जाती, मतलब ओल्ड माने जाते हैं। अमंग सच 60 ओल्ड मोनूमेंट इन डैश टाउन। तो टाउन क्या है, मतलब आगरा का पहली बात की कर गई थी, मतलब आगरा की जब किसी चीज़ की हम पहले से बात कर लेते हैं तो बाद में जैसे आती है तो डेफिनेट हो जाती है। तो डेफिनेट होगी, तो इसमें क्या आएगा गाइस, द।
इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें द होना चाहिए, द टाउन। देखते हैं, ये देखो लिखा है, अब ये टाउन लिखा था टाउन, तो टाउन है ना गाइस, टाउन से पहले एन तो आएगा ही नहीं, तो क्योंकि पता है एन किसके संग आता है, वोवेल के संग। जब वोवेल साउंड होता है ना उनके संग एन आता है, तो ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है टी, तो एन तो आना नहीं है। देयर तो वे होता है, देयर तो उनका, तो ये तो कोई सेंस नहीं है। अब सी क्या है, सॉरी एन हो गया, और बी क्या है, ए। अब ए क्यों नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ ना जो टाउन है आगरा की पहले ही बात कर ली गई है, तो ये डेफिनेट हो गया, इसलिए कि क्या आएगा इसके अंदर, समझ में आ रहा है गाइस। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड है। यदि आपको पूरा इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं ना, तो आपके लिए ये टास्क भी ईजी हो जाएगी, ठीक है। देखो, द रेड ताज, तो किसकी बात हो रही है, लाल ताज की, ठीक है ना, जो आगरा में रेड ताज है ना उसकी बात हो रही है। द रेड ताज इज़ द मोस्ट, अब वो क्या है, मोस्ट में सबसे ज़्यादा, एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व्ड, और क्या बना हुआ है, बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो जो 4th नंबर का ब्लैंक है उसमें क्या आएगा मैं बता देता हूँ, देखो लिखा है रिलेटिवली। अब एलिजेंट, तो एलिजेंट है या एक्टिव है या इफ़िशिएंट है या एडिक्वेट है, तो चारों का मतलब पता है, तो ये डी है ऑप्शन, सो ये डी ऑप्शन है ना गाइस, ये लिख गया। तो एक्टिव का मीन्स क्या होता है, होशियार, तो इसमें ये तो व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, जैसे एक्टिव तो कोई ताजमहल के लिए या रेड ताज के लिए एक्टिव का सेंस नहीं आएगा, तो ये तो आ गया, हट गया। ये एफिशिएंट भी नहीं आएगा, तो एफिशिएंट भी व्यक्ति होता है कि नहीं, किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना यू आर वेरी एफिशिएंट, मतलब आप क्या बहुत मतलब योग्य हो, किसी भी चीज़ के योग्य। और एडिक्वेट का मीन्स क्या होता है, पर्याप्त, बोलते हैं ना ही हैज़ एडिक्वेट नॉलेज, तो ये भी नहीं आना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एलिगेंट। एलिगेंट मीन्स विशाल या फेमस, तो ताजमहल क्या है, बहुत फेमस है। द रेड, जो रेड ताज है ना, मोस्ट एलिगेंट एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व। द टॉम इन द रेड सैंडस्टोन, जो टॉम है वहाँ पे जो होता है ना मकबरा, जो टॉम है ना इन रेड सैंडस्टोन वॉज, अब वॉज है तो आपको याद रखना ये वाला स्टेटमेंट, वॉज बाय एन हैसिन, मतलब एन हैसिन के द्वारा ना उस रेड टॉम को बनवाया गया। क्या किया, जो सैंड स्टोन्स है ना, मतलब खुशबू वाले पत्थर, ठीक है ना, उसके द्वारा किसके द्वारा बनाई गई थी, ये नाम है एन हैसिंग। तो याद रखना है पेसिव का स्टेटमेंट है, पेसिव, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी है। पेसिव में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड, जैसे बोलते हैं ना द ताजमहल वॉज बिल्ट, याद है आपको, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ, तो यहाँ पे भी आ गया, देखो बाय आ गया, एन हैसिंग, तो सेम कॉन्सेप्ट है, तो शायद बिल्ट ही होगा इसमें मेरे ख्याल से। तो हाँ देखो ये है जो है ना, देखो बिल्ट, पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्ट। बिल्डिंग आएगा नहीं, क्योंकि पेसिव में तो थर्ड फॉर्म आती है, पेसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि नहीं, ये तो फोर्थ फॉर्म में गलत हो गई, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये तो इन्फिनेटिव है, ये भी नहीं आएगा, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो, वॉज बिल्ट बाय एन हैसिंग, अब एन हैसिंग के द्वारा बनाया गया इसको, विडो ऑफ अ डच ऑफिसर। अब वो क्या थी, जो डच ऑफिसर रहते थे ना इंडिया में पहले, जो अपने यहाँ ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, जो विदेशी जो आए थे ना अपने इंडिया में, जो इंग्लैंड से, उसी की एक ऑफिसर थी। आफ्टर हिज डेथ इन 1803, तो 1803 में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद विडो मीन्स विधवा, जो विधवा डच ऑफिसर थी उन्होंने अपने पति के याद में बनाया। तो मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ समय के लिए क्या बन गया था, मिस्टर इंडिया, अब मैं आपके पास वापस आता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना वेब कैम फिर से चालू कर दिया, ठीक है गाइस। तो देखो आपको ना एसएससी का एग्ज़ाम देने से पहले सब चीज़ों का जितने प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर अच्छे से देख लेना। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, देखो ये शब्द हैं, ये 4 शब्द हैं, तो क्या बोला इनकरेक्टली, मतलब गलत जो वर्ड मीनिंग्स है वो बतानी है। ऑब्सोलीट, पहला है ऑब्सोलीट, तो ऑब्सोलीट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ऑब्सोलीट बार बार ऐसे पूछ रहा है, ये वाला शब्द है ना ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलीट बार बार पूछता है। ऑब्सोलीट का मीन्स क्या था, आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब पुराना,
जो चीज़ ना पुरानी हो चुकी है उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट तो आना नहीं है, ऑब्सोलीट तो इसका सही है बिल्कुल आंसर, मतलब ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। देखो ओमिशन, ओमिशन में वैसे ही गलती हो गई, ये ओमिशन है, ओमिशन में इसका हटा देना या रोक लगा देना। तो ओमिशन की सही स्पेलिंग होती है OMM, OMMISION, लिख लेना, ठीक है ना। ओमिट करते ना, ओमिट मतलब कौन से शब्द हटाने हैं, कुछ चीज़ ना उसको हटाना मीन्स होता है। तो ये वाली स्पेल्ड गलत है, ये आनी चाहिए, गलत है। ये तो बिल्कुल सही है, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर का मतलब लिख लेना, नॉट अवेयर विद समथिंग, जब हम किसी चीज़ से अवेयर नहीं होते ना उसको बोलते हैं ऑब्सक्यूर। क्या बोलते हैं? ऑब्सक्यूर, लिख लेना, मतलब किसी चीज़ की जानकारी नहीं होना, ठीक है ना। ये किसका अपोजिट है? एक्नॉलेजमेंट का। जो एक्नॉलेज होता है जानकारी होना, उसका उल्टा होता है ऑब्सक्यूर। तो व्हाट इज आंसर? ओमिशन। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब OW, आपको क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है? OWS, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। देखो आपको एक सेंटेंस है, उसको एक शब्द में डिस्क्राइब करना है। क्या करना है? प्रिटेंड, प्रिटेनिंग, प्रिटेनिंग मीन्स क्या? मतलब प्रिटेंड करते हैं ना, दिखावा, ठीक है ना। सॉरी, पर्टेनिंग, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, मतलब पर्टेनिंग, सॉरी इसका मीन्स कहता है मतलब कोई चीज़ किसी व्यक्ति को बचपन से प्राप्त होना। जैसे होते हैं ना इनहेरिटेड, किसी चीज़ का किसी व्यक्ति को जो बचपन से प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? एनोमली। एनोमली तो होगा नहीं। एनोमली का मीन्स कहता है किसी चीज़ को नॉर्मल करना, किसी चीज़ को अपन नॉर्मल वे में करते हैं उसको बोलते हैं एनोमली। ये नहीं होगा गाइस। हैबिचुअल का मीन्स क्या होता है गाइस? हैबिचुअल तो होता है आदतन, जब किसी चीज़ की आदत होती है ना, जैसे होता है ना ही इज़ हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग, बोलते हैं ही इज़ हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग, मतलब कोई जब व्यक्ति किसी चीज़ का आदी होता है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्रोनिक, क्रोनिक क्या होता है? जटिल, कठिन, बोलते हैं ना, जैसे कैंसर इज़ अ क्रॉनिकल डिसीज़, कैंसर इज़ अ क्रॉनिकल डिसीज़, मतलब कैंसर क्या है? बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होता है कि नहीं, स्टेप होती है कैंसर की। तो इसलिए बोला जाए जो चीज़ लंबे समय तक चलती है उसको बोलते हैं क्रॉनिक, इसी से बना है क्रॉनिकल। इसका सही आंसर बनेगा अपना, क्या बनेगा? कॉन्जिनेटल, कॉन्जिनेटल, कॉन्जिनेटल इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि कॉन्जिनेटल का मीन्स क्या होता है? जो चीज़ हमें इनहेरिटेड मिले, मतलब बचपन से मिले, जो पेरेंटल मिलती है। तो आंसर व्हाट? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप हर चीज़ का मतलब लिखते रहना, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, वो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, लिखते जाओ वर्ड मीनिंग्स जितनी भी SSC के द्वारा पूछी गई है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, तो आपको नीचे एक शब्द दिया गया है। अब किसका क्वेश्चन है? सिनोनियम्स का, ठीक है। ये क्या लिखा है? डिसहार्टन, डिसहार्टन। तो डिसहार्टन का मीन्स क्या होता है? जब कोई व्यक्ति क्या आता है परेशानी में, मतलब किसी का दिल छोटा हो जाता है ना, जैसे टेंशन में आता है, तो उसको कहते हैं डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड मीन्स क्या होता है? जैसे होपलेस हो जाना, ठीक है ना, टेंशन में आ जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, ये मतलब होता है। डिस्गस्टेड का मीन्स क्या होता है? बेकार, बोलते हैं ना व्हाट डिस्गस्टिंग यू आर टॉकिंग, बोलते हैं व्हाट डिस्गस्टिंग, मतलब क्या बकवास कर रहे हो, मतलब कोई बेकार चीज़ होना। डिसलाइक का मीन्स क्या होता है? नापसंद करना। ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में आते हैं उसको बोलते हैं डिसहार्टेड। डिसग्रेस्ड, डिसग्रेस नहीं होगा, मतलब किसी का अपमान करना। डिसग्रेस का जिसे बोलते हैं ना ग्रेसफुल, तो किसके बहुत आभारी रहना, डिसग्रेस मीन्स अपमान करना। तो व्हाट इज़ द आंसर? डिप्रेस्ड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आ गया डिप्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 15 को एनालाइज करेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको वाक्य दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में और आपको इनडायरेक्ट बतानी है। अगर आपको नरेशन सीखिए तो आप बता दोगे, और नरेशन का क्वेश्चन आता है SSC बार बार। एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है नरेशन का, एक आपसे पूछेगा एक्टिव वॉइस का, एक पूछ लेगा कंडीशनल सेंटेंस का, एक सिनोनियम, एक एंटोनियम, एक ईडम्स। तो मतलब अगर आप फिंगर्स पे भी काउंट करोगे ना तो SSC की चीज़ आप कवर कर सकते हो। तो देखो
महेश सेड टू रीता, मतलब महेश ने रीटा से कहा डोंट प्ले इन द सन, मतलब आप कहाँ नहीं खेलो, धूप में मत खेलो। महेश ने रीटा से बोला कि भैया आप धूप में मत खेलो। तो पता है ये वाला स्टेटमेंट कौन सा है? ये स्टेटमेंट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। होते हैं ना डोंट, जैसे डू इट, यह करो, यह मत करो, डोंट डू इट बोलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की फीलिंग आइडेंटिफाई करनी होती है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की फीलिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसमें दो फीलिंग हो सकती है, या तो होगी ऑर्डर की, क्या होगी, या तो क्या किया महेश ने ऑर्डर दिया है, या महेश क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट, क्या कर सकता है? इसमें दो फीलिंग आ रही है, कौन सी आ रही है? या तो ऑर्डर की आ रही है या रिक्वेस्ट की आ रही है कि नहीं? कैसे? सुनो, यदि ना महेश एल्डर होता, जैसे महेश सेड टू हिज सन, यहाँ पे रीटा की जगह हिज सन होता, तो ये ऑर्डर होता कि नहीं? यहाँ पे महेश लिखा है और यहाँ पे हिज सन होता है, रीटा की जगह हिज सन होता, तो हम लगाते ऑर्डर, ठीक है। तो पुत्र को तो ऑर्डर कर सकता है, बट यहाँ पे ना जो महेश और रीटा की रिलेशन क्लियर नहीं है, मतलब एल्डर और यंगर कौन है कुछ क्लियर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? रिक्वेस्ट, क्या लगा देंगे? रिक्वेस्ट। तो महेश रिक्वेस्टेड रीटा, मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, महेश रिक्वेस्टेड रीटा नोट टू। जो डोंट है ना, जो जब भी आपको डोंट दिखता है एक्टिव में, तो किस में चेंज होता है? नोट टू में। किस में चेंज होता है? नोट टू में। तो महेश रिक्वेस्टेड रीटा नोट टू प्ले इन द सन, यही होगा मेरा आंसर। देखते हैं, जो ऑप्शन नहीं है तो क्या आंसर देखो, महेश रिक्वेस्टेड रीटा। देखो एक्चुअली मेरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये रिक्वेस्ट की जगह क्या? एडवाइस है, मतलब एडवाइस ही तो करेगा सामने वाला, सलाह, या तो सुझाव देगा या ऑर्डर देगा। तो बाय मिस्टेक में से फ्लो में भूल गया, तो इसमें आएगा एडवाइस। बिल्कुल सही है, अपन रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट की जगह एडवाइस आना है। महेश एडवाइस्ड रीटा नॉट टू प्ले इन द सन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यही होगा। क्योंकि देखो जैसे मैंने यहाँ पे अगर ये रिक्वेस्टेड बनाते थे रीटा, फिर ये डोंट आ गया ना, गलत है, क्योंकि जो डोंट हमेशा चेंज होता है, डायरेक्ट में डोंट आएगा ना, तो इनडायरेक्ट में नोट टू ही आना है, इजंट इट? समझ में आ रहा है गाइस? अब फ्लो में कुछ चीज़ें बाय मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं फ्लो में आपको टीचिंग करता हूँ तो कुछ चीज़ें मिसलीडिंग हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ करेक्ट बताने का, ठीक है ना। कोई गलती भी हो जाती है मैं आपको सही कर देता हूँ, करेक्शन कर देता हूँ उसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम्स। तो दो क्वेश्चन पूछ लिए ईडम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, पुल टू द फास्ट पूछा था, अब सेकंड फिर से आ गया। देखो ये आ गया ईडम का ही क्वेश्चन। तो ईडम क्या है? CI2I, मतलब आँखों में आंखें देखना, मतलब आँखों में आंखें डालकर देखना, CI2I। तो पता है जब भी हम किसी के आँखों में आंखें डालकर देखते हैं तो एक अग्रीमेंट होता है कि नहीं, जैसे बोलते हैं आई कॉन्टैक्ट, तो जब किसी से आई कॉन्टैक्ट होता है ना तो एक अग्रीमेंट होता है, मतलब सहमति होती है, ठीक है ना, आई कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो देखो सीधे क्या आंसर आएगा, देखो एग्री विद समवन, क्या होगा? I2I का मीन्स क्या होता है? CI2I, एग्री विद समवन, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड सी। ओके, अब सी क्लियरली का मीन्स क्या होता है? साफ साफ देखना, सी क्लियरली नहीं होगा। स्टेयर एट समवन, स्टेयर का मीन्स क्या होता है? मतलब एक टक देखना, किसी को घूर कर देखना, तो घूर कर का सेंस नहीं है। बी सस्पिशियस, मतलब क्या होना? किसी पर का क्या करना? डाउट करना, जो सस्पिशियस होता है ना, डाउट किया जाता है। एग्री विद समवन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 को एनालाइज करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट। अब फिर क्या है? फिर से सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया है। अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि एक सेंटेंस में आपको कोई गलती मिले तो आपको बताना है गलत है, अगर वो गलत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन रखना है। तो देखो सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ही है अपना, देखो क्या लिखा है? दे स्टॉप टू लाफ, मतलब उन्होंने हंसना रोक दिया। दे स्टॉप टू लाफ, उन्होंने हंसना रोक दिया। एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लासरूम, तो जैसे ही क्लासरूम में टीचर आए तो उन्होंने क्या रोक दिया? अपनी हंसी को रोक दिया, अपना हंसना रोक दिया।
तुम देखो, अब मैं आपको कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे ये होता है ना, स्टॉप आ जाए, स्टॉप आ जाए या स्टार्ट आ जाए, स्टॉप आ जाए या स्टार्ट आ जाए, और भी कुछ वर्ब्स होती है। मैं अभी अब दो आपको बताऊँ, मैं बेसिकली पता होना चाहिए। जब भी स्टॉप आ जाए और स्टार्ट आ जाए, इसके संग जो नेक्स्ट वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आती है, याद रखना है। जब भी सेंटेंस में आपको स्टॉप दिख जाए या स्टार्ट दिख जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ब आएगी, एक और क्रिया आएगी, तो कौन सी फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में। तो स्टॉप लिखा है, अब ये क्या, लाफिंग होना चाहिए। टू हटाएंगे, यहाँ से टू हटेगा, ये टू को रिमूव करना है, टू को हटाना है गाइस, क्या करना है? टू को रिमूव करना है, और सीधे क्या लिखना है आपको? दे स्टॉप्ड लाफिंग, दे स्टॉप्ड लाफिंग एज सून एज द टीचर एंटर द क्लासरूम। उन्होंने हंसना बंद कर दिया जैसे ही टीचर क्लासरूम में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ये वाला, ठीक है ना, लिखा है ना स्टॉप लाफिंग, ये होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड भी बहुत पूछता है, मतलब इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना जो नीचे शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना। तो रिबल है, तो रिबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। जो रिबल है ना, रिबल, जो रिबल की वर्ड मीनिंग से है ना, स्पेल्ड कोई गलती नहीं है। ईडेबल, तो ईडेबल का मीन्स क्या था? फिट टू ईट, फिट टू ईट मतलब खाने योग्य। क्या मीन्स होता है इसका? बिल्कुल सही है, स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। EDIBLE, ईडेबल बिल्कुल करेक्ट स्पेल्ड है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली स्पेल्ड गलत है, जो सी ऑप्शन है डेलीगेट, डेलीगेट की स्पेलिंग हुई DELEGAT, मैंने लिख दिए, लिख लेना DE, ये B नहीं है, ये D है गाइस, D है ना, मैं बोल भी रहा हूँ D, थोड़ा B जैसा शेप पड़ गया उसका, ठीक है कोई बात नहीं। तो DELEGAT, डेलीगेट। तो डेलीगेट का मीन्स क्या था? प्रतिनिधित्व, किसी चीज़ का डेलीगेट आपने सुना होगा, जो अपने वो होते हैं ना एम्बेसडर, जैसे देश का किसी भी देश के एम्बेसडर होते हैं, तो अपने देश को क्या करते हैं? डेलीगेट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। मोनार्च क्या होता है? मोनार्ची तो आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट ऑफ किंग बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ किंग मतलब राजा की सरकार को बोलते हैं मोनार्च। तो सीधे बिल्कुल सही है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। फिर से देखो, इसी में मिस्टेक है, ठीक है ना, बोथ द चिल्ड्रन आएगा इसमें, हाँ बोथ, हाँ इसमें क्या है? बोथ द चिल्ड्रन, बोथ द चिल्ड्रन इसका आंसर बनेगा। मैं बता रहा हूँ, देखो ये द बोथ है ना, इसमें क्या आएगा? बोथ द चिल्ड्रन है, मतलब द आर्टिकल यहाँ पे आएगा, बोथ द चिल्ड्रन। तो मिस्टेक इसी में है ये, इसको मैं एक मिनट देख लूँ आंसर क्या है। हाँ ठीक है, द बोथ में ही मिस्टेक है, इसमें द बोथ में मिस्टेक है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये द बोथ आना, जो द बोथ है ना, उसमें क्या आएगा? बोथ द चिल्ड्रन, मतलब द आर्टिकल बाद में जाएगा इसमें, द बोथ चिल्ड्रन की जगह क्या आएगा? बोथ द चिल्ड्रन, ये आंसर था। ये ग्रामेटिकली एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को एनालाइज कर लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। फिर से पूछ गया, कौन सा क्वेश्चन लिया गया? OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड टू इंक्रीज द स्पीड। जो ये शब्द है ना गाइस, ये आपको ये शब्द है, क्या है? मतलब एक फ्रेज़ है, टू इंक्रीज द स्पीड, मतलब स्पीड को बढ़ाना। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता है? जब अपन किसी गाड़ी चलाते हैं ना, बाइक या कोई भी व्हीकल, तो अपन स्पीड को तेज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सेलरेट। एक्सीलेटर लगाता है ना अपनी बाइक में या हर एक व्हीकल में लगाता है, मतलब स्पीड बढ़ाना, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक्सीलरेट, मतलब एक्सीलेटर होता है ना, उसी से मैंने एक्सीलरेट, मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। तो आंसर ये होगा, स्पीड बढ़ाना, एक्सीलरेट। अब जो ये ना एक्सीलरेट का मीन्स क्या था? टू बी या टू मेक हैप्पी, टू मेक हैप्पी समवन, टू मेक हैप्पी समवन लिख लेना, मतलब किसी को खुश कर देना अपन, तो उसका मीन्स होता है एक्सीलरेट, ठीक है। एक्टिवेट,
तो किसी चीज़ को एक्टिवेट करना, चालू करना, ये होगा नहीं। असिमिलेट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है ना। असिमिलेट होता है मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, उसको कहते हैं या नॉलेज होना, किसी की नॉलेज होना, असिमिलेट। तो आंसर व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एक्सेलरेट। आगे आते हैं 21 को भी देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड, फिर से क्या है, पेरा जम्बल्ड। तो पेरा जम्बल्ड मैंने अभी आपको बताया था, पेरा जम्बल्ड सोल्व करते समय सबसे पहले अपन को नाउन देखना है या देयर वाला स्टेट, मतलब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस किससे चालू होता है, मतलब कोई पैराग्राफ है तो उसकी स्टार्टिंग किससे होगी, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो मोस्टली इंट्रोडक्टरी सेंटेंस किससे चालू होते हैं, या तो देयर से चालू होते हैं या किसी नाउन से। तो देखो ये लिखा है दीज आर जनरेटेड, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होना, क्योंकि दीज आर जनरेटेड मतलब ये जनरेट किए जाते हैं। तो किसके, ये तो पता नहीं ना क्या चीज़ जनरेट की जाती है, पहले ये तो पता ना व्हाट इज जनरेटेड, तो दीज आर जनरेटेड यहाँ से चालू नहीं होगा। वंस ऑर्गेनाइज्ड दे ट्रेवल आउटवर्ड, तो ये भी नहीं आएगा, मतलब जब ये एक बार वंस जनरेटेड, जब एक बार ये जनरेट किए जाते हैं तो दे जनरेट किए जाते हैं, तो दे ट्रेवल, तो ये यात्रा करते हैं, ये भी नहीं आएगा। अपन को क्या चाहिए, नाउन चाहिए या देयर चाहिए। स्टार्टिंग इसकी नीचे होगी, देखो ये आ गया अपना सुनामी इज अ नाउन, तो इस वाले स्टेटमेंट से अपना ये पेरा जम्बल्ड शुरू हो सकता है, ठीक है ना। स्प्रीडिंग तो फैलना, ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जिरंड आ गया, ये क्या आ गया, स्प्रीडिंग आईएनजी लगी है वर्ब में, तो जिरंड है, तो जिरंड से स्टार्टिंग नहीं होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो अपना सी होगा, तो सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, देखो देखो तो ये लिखा है, ये सी से चालू नहीं है तो बी डी सी ए होगा नहीं, ये सी से चालू है, ये सी से चालू है, तो ये दो ऑप्शन तो लेफ्ट हो गए, दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए। या तो आंसर क्या है, सी बी डी ए या सी ए बी डी। तो देख लेते हैं एक बार, सी तो अपना डेफिनेटली स्टेटमेंट पहला बनेगा ही, ठीक है ना। अ सुनामी इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, जो सुनामी है इसमें सुनामी के बारे में बताया गया है। अ सुनामी इज़ अ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, जब सुनामी आती है ना तो वो क्या एक सीरीज़ होती है, 1 बाय 1 सीरीज़ चलती है, जो किससे में आती है, वेव्स, लहरों में। जो सुनामी आती है ना वो किसके थ्रू आती है गाइस, लहरों के थ्रू, मतलब एक लहरों की सीरीज़ होती है, ये बिल्कुल सही है। अब दीज आर जनरेटेड, ये बिल्कुल सही है, मतलब जो सीरीज़ है ना ये सुनामी की सीरीज़ थी। अब दीज आर जनरेटेड बाय अ वॉयलेंट अंडर सी, मतलब ये कहाँ पर जनरेट होती हैं, वॉयलेंट मीन्स बहुत खतरनाक, और अंडर सीज मीन्स समुद्र के अंदर, तो अपन को मिल गया, ठीक है ना डिस। तो अपना हो गया पहले कौन सा, सी और ए, पेयर बन गया, क्या बन गया, सी और ए। तो सी और ए का जो पेयर है उसको देख लेंगे, फिर आंसर अपन को मिल ही जाएगा। ये लिखा है देखो CABD, क्या होगा इसका आंसर, CABD इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पेरा जम्बल्ड। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए गाइस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब सिनोनियम्स, देखो एंटोनियम्स सिनोनियम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन SSC में। आप देखो कार्डियल, अब कार्डियल मीन्स क्या होता है, दिल से, मतलब जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या कार्डियल मीन्स किसी चीज़ को दिल से करते हैं ना, उसको होते हैं कार्डियल, ठीक है ना। तो जैसे आपने इनविटेशन कार्ड देखे होंगे, उसमें यू आर कार्डियली इन्वाइटेड, मतलब आपको दिल से इन्वाइट किया जाता है किसी का, मतलब दिल से अच्छे से वेलकम करना। तो इसको क्या कहते हैं, कोई चीज़ अच्छे वार्म इसका सही होगा। वार्म का मीन्स क्या होता है, वार्म बोलते हैं ना, वार्म वेलकम बोलते हैं ना, खुद को वार्म अप करते हैं या वार्म वेलकम करते हैं, तो ये सही होगा सिनोनियम्स। अब रूट तो क्या होता है, रूट तो होता है निर्दयी, तो निर्दयी तो होगा नहीं। हार्ड भी नहीं होगा, हार्ड का मीन्स होता है कठिन, ये भी नहीं होगा। कोल्ड का मीन्स क्या होता है, ठंडा, या किसी को बोलते हैं ना किसी को ठंडे बस्ते में लेना, उसका मीन्स भी कोल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते 23। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब नीचे आपको ब्लैंक दिया गया, उसको फिल करना है। हैव यू लिखा है, देखो हैव यू, ये बन गया हैव यू डैश फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी, क्या आपने जॉब के लिए, मतलब जॉब के लिए भी जो भी किया है, इन दिस कंपनी मतलब इस कंपनी में क्या किया है, अप्रूव्ड। ऑप्शन नंबर ए आएगा क्या, अप्रूव्ड नहीं आएगा। अप्रूव्ड तो मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को क्या प्रूव करना, मतलब किसी को वो देना, अप्रूवल देना, ये नहीं होगा।
अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट होता है तो पता है क्या होता है इसमें, हैव यू बीन अपॉइंटेड, क्या आपको अपॉइंटेड किया गया, तो यहाँ पे अपन को बीन नहीं मिल रहा तो अपॉइंटेड भी नहीं आना। हैव यू, सही बिल्कुल सही है, अप्लाइड, मतलब क्या आपने इस कंपनी में अप्लाई किया है जॉब के लिए, तो हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी इज़ द करेक्ट आंसर, तो अप्लाइड इज़ द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, अब आपको उल्टा बताना है। एंटोनियम मीन्स क्या, अपोजिट, हैस्ट, तो हैस्ट का मीन्स क्या होता है, जल्दीबाजी करना, बोलते हैं ना हैस्ट मेक्स वेस्ट, और आपने सुना होगा हैस्ट मेक्स वेस्ट, जो जल्दी का काम क्या होता है, शैतान का, जल्दी का काम खतरनाक होता है कि नहीं, तो ये जल्दी में करना, तो जल्दी का क्या होता है, रोक देना, मतलब रुके का नाम से, तो क्या होगा, डिले। क्या बनेगा इसका, एंटोनियम पूछा ना, एंटोनियम्स क्या बनेगा इसका, एंटोनियम पूछा है तो डिले इज़ द करेक्ट आंसर। डश तो क्या होता है, डश मीन्स क्या, एकदम से भागना, ठीक है ना, एक तो सॉरी डैश भी बोलते हैं इसको, डैश, तो डैश करते हैं, मतलब डैश तो एक होता है अपना डैशबोर्ड, एक क्या डैश टू मतलब किसी और भागना। रश भी क्राउड होता है, लॉस तो खोना होता है, तो क्या बनेगा, डिले। लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं गाइस अपन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सबलाइन सेगमेंट, अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, मतलब आपको क्या बताना है, एक सेंटेंस दिया गया है, अगर उसमें कोई गलती है तो आपको बताना है क्या गलती होनी चाहिए। इफ़ दे विल गेट मैरिड, यदि वह शादी करेंगे, दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई, यदि वे शादी करेंगे तो संभावना है वो कहाँ पे सेटल हो जाएंगे, मुंबई में। तो मैं आपको एक बता दूँ, जब भी आपका इफ़ वाला सेंटेंस आता है, इफ़ वाला सेंटेंस में किस में आता है, इफ़ का अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगा, इफ़ वाला सेंटेंस किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट। दूसरा वाला क्लोज किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट। दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन होती है। जो कंडीशनल सेंटेंस इफ़ है ना, मैंने आपको बताया एसएससी इफ़ के क्वेश्चन पूछता है, ये कंडीशनल सेंटेंस का पूछता है, मैंने कुछ देर पहले बताया था। यदि इफ़ वाला सेंटेंस आ जाए तो वो आता है किसमें, अपना इंडेफिनेट टेंस में, तो ये विल नहीं आना चाहिए। इफ़ के संग प्रेजेंट डेफिनेट आता है और दूसरी कॉम्बिनेशन बनती है फ्यूचर की, तो ये तो सही है फ्यूचर की। अब यहाँ विल की जगह क्या आना चाहिए, विल को हटाना है अपन को, तो क्या आंसर बनेगा, इफ़ दे गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई, दैट्स इट। तो ये वाला सेगमेंट गलत है अपना, विल नहीं आना चाहिए, देखो आंसर भी होगा एक ही नहीं, देखो इफ़ दे गेट मैरिड गलत सेगमेंट था, इसमें क्या होना चाहिए, इफ़ दे गेट मैरिड, दैट्स ऑल। समझ में आया। तो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और एसएससी सीजीएल में आपको याद रखना है, चाहे आप टीयर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या टीयर सेकंड की तैयारी कर रहे हो, सभी टीयर्स में इंग्लिश आएगी और सबका वेटेज का 25 हो चुका है, ठीक है गाइस। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं ना गाइस, आप उनको कवर कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जय महादेव जी लिख दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जय महादेव जी लिख दीजिए, ओके गाइस। तो दैट्स इट फॉर टुडे।